हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान पॉलिटी की एक सीरीज़ शुरू की है, जो कि एक पीवाई की क्वेश्चन की सीरीज होगी। इसमें हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अभी तक जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उनकी चर्चा करेंगे, ताकि आप एक कम समय में एक बेहतरीन स्कोर कर सकें। तो आज का जो ये पेपर है, ये 29 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था आरपीएससी द्वारा। उसके जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है या नहीं होता है? ऑप्शन है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। राइट आंसर अपना ऑप्शन 3 होगा इसमें, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। इसका जो कुलपति होता है वो हमारे राजस्थान का राज्यपाल नहीं होता है, बाकी जो भी राज्य वित्त पोषित द्वारा राजस्थान में जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति राज्यपाल होता है, निजी विश्वविद्यालय को छोड़ करके। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है कभी पूछ ले किसी एग्ज़ाम में, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कोटा में। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में है, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में है, और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ये अजमेर में है। तो इनका स्थान भी आपको याद रखना है। बाकी राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसका, केंद्रीय विश्वविद्यालय के। ये काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में। इसमें तो ये पूछा गया है, मतलब इस विश्वविद्यालय के नाम दे दिए। वैसे डायरेक्ट पूछता है कई बार कि कौन से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता या नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता और अयोग्यता संबंधी जो मामले हैं उनका निर्णय कर सकता है एक राज्यपाल। किसकी सलाह पर? ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो राज्यपाल है विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 192 के तहत। दूसरा जो बात है, एक दल बदल के संबंध में जो नियोग्यता संबंधी निर्णय होता है वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यपाल नहीं करता है उसको। ठीक है, अगर दल बदल से संबंधित पूछे तो उसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। और अगर राजस्थान विधानसभा सदस्यों की नियोग्यता संबंधी मामलों की बात करें तो निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आरपीएससी का एक ट्रेंड है इस तरीके के सवाल पूछने का। इस तरीके के सवाल अगर किसी के सही हैं तो वो मान के चलो कि मेरिट में ऊपर का स्थान अपना हासिल करेगा। इसमें दे रखा है, एक तरफ हमारे मुख्य सचिव दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं सीएम, कि कौन सा मुख्य सचिव कौन से जो हमारे मुख्यमंत्री उनके समय था या नहीं था। तो इसमें दे रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 में सीके मेहतू, वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि, अशोक गहलोत, मीठालाल व्यास मेहता और भैरव सिंह शेखावत, केपीयू मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसको डिलीट किया है आरपीएससी ने। इस प्रश्न को डिलीट क्यों किया है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो सीके मेहतू साहब हैं वो गहलोत के समय मुख्य सचिव थे, और जो राजीव महर्षि हैं वो वसुंधरा राजे के समय मुख्य सचिव थे। तो ये दोनों ही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसको डिलीट किया है। बाकी मीठालाल मेहता हैं जो भैरव सिंह शेखावत के समय मुख्य सचिव थे, और केपीयू मेनन जो थे वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव थे। ये दोनों ही सही है। दूसरी बात करें तो गहलोत के समय राजीव महर्षि नहीं, राजीव स्वरूप थे। कौन थे? राजीव स्वरूप।
राजीव स्वरूप, ये गहलोत के समय थे। और राजीव महर्षि मैंने बता ही दिया, वसुंधरा राजे के समय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो ये डिलीट किया गया था, बाकी मैंने आपको इसकी डिटेल बताई दी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लोक सेवा आयोग हमारा सिलेबस में दे रखा है, वहाँ से एक सवाल ये हमेशा पुटअप करता है, तो लोक सेवा आयोग के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो कौन सा संबंध गलत है, प्रश्न करने का आपका तरीका क्या रहेगा एग्ज़ाम हॉल में भी, है या नहीं है या गलत है, सबसे पहले उसको गोला करना है, तभी आप एक अच्छा एक्यूरेसी के साथ में पेपर को अटेंड करना माना जाएगा। ठीक है। आरपीएससी की स्थापना दिसंबर 1949 को हुई, बिल्कुल सही बात है। 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये बिल्कुल गलत बात है। जब आरपीएससी की स्थापना हुई तो उस समय 1+2 सदस्य वाला निकाय हुआ करता था आरपीएससी, 1+2 सदस्य। वर्तमान में इसमें 1+7 सदस्य हैं। वर्तमान में 2011 में संशोधन किया गया, 2011 में, और फिर इसमें 1+7 सदस्य वाला निकाय बना दिया गया। ठीक है। ऑप्शन 3 है, 1951 में राज्य प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनिमय पारित किए गए, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी हमारा सही है। प्रथम अध्यक्ष जो थे आरपीएससी के वो एस के घोष साहब थे, वो मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान उच्च न्यायालय के। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन सा गलत था, 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य नहीं थे प्रारंभ में, 1+2 थे, वर्तमान में 1+7 है। और इसकी स्थापना से संबंधित मैं आपसे 2-3 बात और बता देता हूँ। एक डेट आपको याद रखनी है, 16 अगस्त, कौन सी, 16 अगस्त 1949 की। और एक डेट आपको याद रखनी है 20 अगस्त 1949 की। हुआ क्या था कि 16 अगस्त 1949 को तो अध्यादेश जारी किया गया था और 20 अगस्त 1949 को यह गजट पत्र में प्रकाशित किया गया था। और इसकी जो कार्य प्रारंभ किया था उसने 22 दिसंबर 1949 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन में कोई सी भी तारीख अपने को आ सकती है, ज़्यादातर 22 दिसंबर या फिर 20 अगस्त ये वाली आती है। ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो कार्यवाहक है कैलाश चंद मीणा साहब है, और इसका जो मुख्यालय है अजमेर में है, फिलहाल अजमेर में। स्थापना के समय इसका मुख्यालय जयपुर में था, 1956 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आरपीएससी से संबंधित ये जो बातें थी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसमें मानवाधिकार से संबंधित हमारे प्रश्न दे रखे हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1993 का है, यानी एक में 3 आएगा, तो एक में 2 आएगा, तो 2 हमारे 3 ऑप्शन में है और एक तो हमारे 1 ऑप्शन में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था। ठीक है। और इसने कार्य प्रारंभ किया था 23 मार्च सन 2000 को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ऑप्शन ए मान रखा है 2000। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम ये 2006 में आया था। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना ये 1999 में आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में,
और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में आया, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 में आई। इसके संबंध में सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो और कार्य प्रारंभ इसने 23 मार्च सन 2000 को किया था। ठीक है फ्रेंड्स। स्थापना के समय इसमें वही 1+4 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 1+2 सदस्यीय निकाय है राज्य मानवाधिकार आयोग। आप ऑप्शन में देख करके कंफ्यूज ना हो, इस तरह की चीज़ें सारे सन दे रखे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताओगे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, कृषि पर्यवेक्षक के रूप में, ग्राम सचिव के रूप में और ग्राम अधिकारी के रूप में। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन ए होगा, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है वर्तमान में ग्राम सेवक को। और ये 89 जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है 2021 का, उसमें 89 की धारा 2 के तहत इसको बदल दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। तो ये 15वीं विधानसभा की बात है। ठीक है, ये अब आपके लिए कोई काम का है नहीं ये प्रश्न। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन 7 था। हम वर्तमान की बात करेंगे 2024 की। 2024 में भी उपचुनाव हुए हैं हाल ही में। हो सकता है इस तरीके का प्रश्न फिर से पूछ लें। तो उपचुनाव 7 सीटों के ऊपर हुए हैं हाल ही में, जिसमें से 5 सीटें तो बीजेपी ने जीती हैं। इसने बीजेपी ने 1 इसमें से बाप ने जीती है, ठीक है, भारतीय आदिवासी पार्टी, और 1 कांग्रेस ने जीती है। किसने? कांग्रेस ने दौसा से और बाप ने डूंगरपुर से। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2024 की जो अपनी ये 16वीं विधानसभा है, इसमें आपको याद रखना है कि कितने सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था। प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि मत मूल्य क्या होता है राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का। ऑप्शन 116, 129, 132, 176। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 129। ठीक है फ्रेंड्स। मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या होता है कि ऊपर जो स्टेट होता है उसकी क्या लिखी जाती है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ऊपर, नीचे क्या हुआ, इलेक्टेड एमएलए होते हैं, इलेक्टेड एमएलए, और इनटू उसको 1000 से कर दिया जाता है। तो ये जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, उसके जो मत होता है उसका मूल्य आ जाता है। वर्तमान में हमारा 129 है एक सदस्य का, और यह 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर कोई विधानसभा का सदस्य जो होता है वो त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसके संबंध में कथन दे रखे हैं, ये कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। तो नहीं है, अपने को छांटना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने आपको इसे थोड़ा छोटा कर दिया है। पहला ऑप्शन है, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करता है। यह सही बात है। कोई सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो अपने हस्ताक्षर करके वह अध्यक्ष को सूचित करेगा। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 2, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है
अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन लास्ट अपना, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, यह गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30 दिनों की लिमिट नहीं है इसमें, इसलिए ऑप्शन अपना ये 4 सही हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा ये। सॉरी, अंतिम नहीं है, अभी 2-3 प्रश्न और हैं। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। तो लोक लेखा जो समिति होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें लोक लेखा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है, और वर्तमान में कौन है विपक्षी दल के नेता? टीकाराम जूली जो अलवर से इलेक्टेड हैं। टीकाराम जूली ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें कोई भी मंत्री जो है वो सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। और जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसको? विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है ये, ठीक है। तो इसमें अपना राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और लोक लेखा समिति संबंधित जो मैंने प्रश्न थे बता दिए। इसमें 15 सदस्य होते हैं। विपक्षी दल का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष जो होता है विधानसभा अध्यक्ष को इनकी ये रिपोर्ट सौंपती है लोक लेखा समिति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो ये करंट का संबंधित प्रश्न था। राइट आंसर ऑप्शन इसमें एक है, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है मुख्य सचिव, तो वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचान कीजिए। यानी कि जो राजस्थान की सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण है उसकी एक जयपुर पीठ है, इसके अलावा कहीं एक पीठ और भी है। तो जयपुर पीठ में आने वाले संभाग कौन कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और सीकर। और कर लो, सीकर संभाग भी इसी में आता है। देखो, सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, इसकी स्थापना अधिनियम था इनका 1976 का, सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण का। इसके तहत 1 जुलाई 1976 को स्थापना हुई। कब हुई? 1 जुलाई 1976 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, फिर से आ सकता है। 1 जुलाई 1976 को इसकी स्थापना हुई जयपुर में, ठीक है। क्यों की गई इसकी स्थापना? जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी अपील और उनसे संबंधित जो विवाद थे, उनकी पेंशन से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित, उनके निपटान के लिए इसका गठन किया गया था। और केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की थी, साहा समिति। उस समिति ने सिफारिश करी थी, तब इसका गठन किया गया था। अभी 2023 में क्या किया राजस्थान सरकार ने कि इसमें मुख्य पीठ इसकी जो थी उसको जोधपुर और जयपुर, ये 2 पीठें बना दी इसकी। तो जयपुर पीठ में कौन से संभाग आते हैं? ये वाले। इसके साथ में एक और सीकर जो संभाग है ये भी जयपुर में आता है। और जोधपुर जो इसकी वो है पीठ है, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें एक तो जोधपुर खुद, एक उदयपुर। कौन सा आएगा? उदयपुर। एक उदयपुर, इसके साथ में, इसके उदयपुर के साथ में एक बीकानेर, जो बीकानेर है वो भी जोधपुर वाली पीठ के अंतर्गत ही आता है। एक आता है पाली भी इसी में आएगा, और एक आता है अपना बांसवाड़ा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये जोधपुर वाली पीठ के अंतर्गत आते हैं, और जयपुर वाली पीठ के अंतर्गत ये वाले संभाग आते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन 4 था,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे अपने आज के पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। 12-13 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, और आगे भी मैं आपके लिए पॉलिटी लाता रहूँगा। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।